नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां मुख्यमंत्री ने संभल में पंडित राम प्रसाद शर्मा जनता कृषि इंटर कॉलेज में आयोजित रजत जयंती वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। आप सभी को आज पंडित राम प्रसाद शर्मा जनता कृषि इंटर कॉलेज के इस वार्षिक उत्सव के भी और इस रजत जयंती वर्ष के भी, जिसमें 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और मैं यहां आकर देख रहा हूं और इससे पहले भी मुझे एक बार पहले भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि मैं विद्यालय के कार्यक्रम में आया था पूज्य महाराज जी के सानिध्य में, और मैं देख रहा हूं लगातार विद्यालय एक अपनी ख्याति प्राप्त कर रहा है। हर क्षेत्र में विद्यालय का नाम हो रहा है और जो छोटा सा एक पौधा रोपा गया था वो अब वट वृक्ष का रूप ले चुका है। और इसको सींचने में पूज्य महाराज जी का जो योगदान है वो हम सब भली भांति जानते हैं। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने वाले रेट माइनर्स को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने फूल मालाओं के साथ सभी रेट माइनर्स का सम्मान किया। साथ ही सभी रेट माइनर्स को 51 हजार के चेक भी सम्मान के तौर पर दिए गए। आपको बता दें कि रेट माइनर्स ने सिलकियारा टनल हादसे में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। 17 दिन तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया था। सीएम ने सभी का आभार व्यक्त किया है। हमारे रेट माइनर्स की सिलकारा रेस्क्यू ऑपरेशन में 41 लोगों को बाहर निकालने में बहुत बड़ी भूमिका है और निश्चित रूप से उन्होंने जो काम किया वो प्रशंसा के पात्र तो हैं ही हैं, और ये ऑपरेशन सफल हुआ तो उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं सबको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और उनका प्रोत्साहन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस काम का प्रोत्साहन है जिसका कोई मूल्य नहीं है। बहुमूल्य काम उन्होंने किया है, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। यूसीसी की कमेटी हमको अभी अपनी रिपोर्ट देगी और अगले माह हमको रिपोर्ट मिलेगी, और रिपोर्ट मिलने के बाद फिर हम उसको लागू करने की दिशा में। तो वहीं राज्य सरकार की ओर से मिली राशि को रेट माइनर्स ने वापस कर दिया है और अब इसको लेकर प्रदेश में राजनीति है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दासोनी ने कहा कि भाजपा सिर्फ दिखावे की राजनीति करती है। रेट माइनर्स को केवल 51 हजार की राशि देना क्या वाकई उचित है, ये सवाल उन्होंने उठाया। स्वाभाविक सी बात है, ये सम्मान नहीं, ये अपमान है। रेट माइनर्स की आर्थिक स्थिति देखिए, कितनी दयनीय दशा उनकी है और जो विलक्षण प्रतिभा उनके अंदर है, और जिस तरह से उत्तराखंड की 17 दिनों तक राष्ट्रीय पटल पर किरकिरी हो रही थी, फजीहत हो रही थी, उसको सम्मानजनक स्थान दिलाने में, 41 मजदूरों की जान बचाने में, उनको सकुशल बाहर निकालने में इन रेट माइनर्स का अतुलनीय योगदान है। जहाँ सारी अत्याधुनिक मशीनें फेल हो गई, वहाँ इन रेट माइनर्स ने वो कर दिखाया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। तो इस तरह की काबिलियत, इस तरह की मेहनत और लगन की तो निश्चित रूप से वो ज़्यादा डिजर्व करते हैं। 50 हजार तो ऐसा लग रहा है कि आप उनका अपमान कर रहे हैं। वो एक परमानेंट रोजगार चाह रहे हैं आपसे, वो चाह रहे हैं कि कम से कम आप जो भी उनका सम्मान करें वो सम्मानजनक राशि तो हो। तो आज उसी करके जो सम्मान प्रोग्राम रखा गया था कार्यक्रम सरकार की ओर से, उन्होंने सचिव को वापस लौटा दिए 50-50 हजार, और यही कोई स्वाभिमानी व्यक्ति करेगा नहीं। तो वहीं 24 के चुनावों से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। पौड़ी के ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा के साथ कई जिला पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। तो वहीं भाजपा प्रदेश कार्यालय में सभी कार्यकर्ताओं को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सदस्यता दिलाई और इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया।
कहा कि भाजपा ने दूसरे दलों के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल करा के अभियान की शुरुआत की है। आगे भी कई अन्य दलों के नेता हमसे जुड़ेंगे। देखिए, क्योंकि अब आगामी दिनों में लोकसभा का चुनाव भी है, साथ साथ स्थानीय निकाय के चुनाव भी हैं, भविष्य में पंचायत के चुनाव भी हैं, तो हमारा खुनवा बढ़ रहा है। ये हम सबके लिए बहुत अच्छा विषय है और हमने कोशिश की है कि एक एक व्यक्ति किसी भी दल में हो, वो जो बीजेपी के अंदर, हाँ ठीक है, हम उसके, क्योंकि महेंद्र राणा जी लंबे समय से चर्चा चल रही थी, हमने जनप्रतिनिधियों का कार्यक्रम उतना लेट क्यों किया। एक एक व्यक्ति के बारे में हम भी मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन के बाद ही कार्यकर्ता को हम ज्वाइन कराते हैं। और मैं आपको कह सकता हूँ, जितनी बड़ी संख्या में लोग, आज से प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। अभी पौड़ी लोकसभा, अभी टिहरी लोकसभा, हरिद्वार के अंदर भी बड़ी संख्या में सूची है। हमारे आदित्य जी उस सूची को देख रहे हैं और धीरे धीरे बड़ी संख्या में, मैं कह सकता हूँ कम से कम वर्तमान जनप्रतिनिधि, पूर्व प्रतिनिधियों में से लगभग 70% प्रतिनिधियों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ेंगे। उत्तराखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नामित सरकारी गैर सरकारी सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने की। बैठक में महात्मा गांधी नरेगा क्रियान्वयन कार्यों के अनुश्रवण एवं योजना की आय को लेकर चर्चा हुई और बैठक में गणेश जोशी ने निर्देशित किया कि बैठक का आयोजन हर 3 महीने के अंतराल में होना चाहिए। साथ ही मनरेगा योजना के अंतर्गत सोशल ऑडिट राज्य के सभी विकास खंडों में समसमय किया जाना आवश्यक है। चाहता हूं कि आप लोग सही समय पर उपस्थित हुए हैं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके कार्यकाल में न केवल मनुष्य मात्र का बल्कि पूर्व सैनिकों का उत्पीड़न और आर्थिक नुकसान हुआ है। मैं एक रैंक एक पेंशन की बात करना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहते हुए चरणबद्ध तरीके से एक रैंक एक पेंशन का समाधान चाहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में सत्ता में आते ही जल्दबाजी में लेने की वजह से एक बैंक एक पेंशन को आधा अधूरा थोप कर पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को आर्थिक हानि पहुंची। तो वहीं उत्तराखंड में प्रदेश सरकार ने आम लोगों से बजट बनाने के लिए सुझाव मांगा है। आम लोग 10 जनवरी 2024 तक सरकार को अपना सुझाव भेज सकते हैं। आम जनता ईमेल, वेबसाइट और व्हाट्सएप के जरिए सुझाव दे सकती है। आम जनता के सुझाव के आधार पर ही सरकार 2024-25 के बजट को बनाना चाहती है, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार, स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। आपको बता दें कि 2024-25 के बजट को लेकर प्रदेश सरकार ने विभाग स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसके तहत विभाग स्तर पर बजट बनाने का काम चल रहा है। उधर उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती मामले में बीएड धारकों को बड़ा झटका लगा। दरअसल हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड धारकों को अयोग्य ठहरा दिया है, जिसके बाद से कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी को ना तो प्रदेश से कुछ लेना देना है और ना ही छात्रों के भविष्य से। देखिए, भाजपा सरकार में पिछले 7 सालों में 3000 स्कूल बंद हो गए। शिक्षा मंत्री हमारे धन सिंह रावत जी हैं और धन सिंह रावत जी को पिछले दिनों दिल्ली में सम्मानित भी किया गया। वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो सहकारी मंत्री भी हैं। कहीं ना कहीं इतने महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो पा जाने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि वो ना शिक्षकों की परेशानियों का निवारण कर पा रहे हैं। शिक्षक संघ लंबे समय से आंदोलनरत है अपनी 35-36 सूत्रीय मांगों को लेकर। उनके लिए कोई सुनवाई नहीं है। उसके अलावा ये जो बीएड धारियों को बाहर कर दिया गया, कहीं ना कहीं पैर भी दिखाई पड़ता है कि विभाग ठीक से नहीं कर पा रहा है और बेरोजगारी को और बढ़ाने का काम विभाग कर रहा है। शिक्षा विभाग प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है और ऐसे में जो गंभीरता एक मंत्री के अंदर दिखाई देनी चाहिए अपने विभाग की परेशानियों को सुलझाने के लिए, वो धन सिंह रावत में वो मैच्योरिटी, वो परिपक्वता दिखाई नहीं पड़ रही। तो वहीं विकासनगर में जनता टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। आपको बता दें कि एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की गई।
अवैध खनन को लेकर जनता टीवी ने प्रमुखता से मामला उठाया था। हाल ही में विकास नगर में पिछले काफी समय से अवैध खनन का काला कारोबार जोरों पर नजर आ रहा था और रोजाना राजस्व को लाखों का चूना लगाया जा रहा था। तो इस मामले में एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए थे कि अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। हमारे द्वारा लगभग सभी प्रकार की वाहनों की कार्रवाई की जा रही है, सभी वाहनों पर। और खनन के मामले में जो है कि बताना चाहूँगा कि सभी अंडरलोड चल रही हैं, जिनके कड़ी कार्रवाई की जा रही है हमारे द्वारा, और अभी तक कोई भी जो ओवरलोड नहीं पाया गया। कितने वाहनों की अभी तक चेकिंग की जा सकती है? क्या कोई कार्रवाई हुई आपकी तरफ से अभी तक? अभी तक हमारे द्वारा 2 वाहनों सीज किए गए हैं और करीबन 12 चालान किए गए अभी तक। विकास नगर में जनता टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बता दूं, पिछले दिनों से काफी लंबे समय से विकास नगर में अवैध खनन चलता हुआ नजर आ रहा था, जिसमें जनता टीवी द्वारा प्रमुखता से खबर दिखाई गई थी और खबर दिखाने के बाद उसका बड़ा आज असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में एसएसपी देहरादून के निर्देश पर आज खनन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अधिकारी नजर आ रहे हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि रवन्य सभी के चेक किए जा रहे हैं और उनका कांटा तोल करने के बाद ही उन्हें आगे बढ़ने की परमिशन दी जा रही है, जिस पर अवैध खनन पर बड़ी रोक लगती हुई विकास नगर में नजर आ रही है। लगातार ऐसे में अधिकारी मौजूद है और यहाँ पर सभी वाहनों की चेकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें अंडरलोड सारा वाहन जाता हुआ भी नजर आ रहा है। जनता टीवी के लिए विकास नगर से जावेद की रिपोर्ट। तो वहीं उत्तराखंड में मौसम बेहाल करने वाला है। 3 दिन बाद एक बार फिर पहाड़ों पर मौसम करवट बदलेगा और अब बर्फबारी के साथ बारिश का भी प्रकोप लोगों को परेशान कर सकता है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। लगातार बढ़ती ठंड से अब नदी और नाले जमने लगे हैं। तो वहीं पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण आगामी 23 दिसंबर से मौसम का मिजाज बदल सकता है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में चोटियों पर हिमपात और निचले इलाकों में बूंदाबांदी के आसार हैं। तो दिख रहा है कि थोड़ा जो है एक पश्चिमी विक्षोभ है, हालांकि बहुत ज़्यादातर एक्टिविटी उसकी नहीं दिख रही है, पर आप कह सकते हैं कि ठीक है, गढ़वाल में छुटपुट कहीं पे, या जो अंदर के हमारा डिस्ट्रिक्ट है कुमाऊं रीजन के भी, जिसमें कि पिथौरागढ़ और बागेश्वर है, तो उनमें छुटपुट एक्टिविटी हायर रीचेज में विशेषकर लाइट एक्टिविटी हो सकती है, रेन और स्नोफॉल की। तो स्नोफॉल तो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र है उसमें ही संभावना है। तो आप ये कह सकते हो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर, इनमें थोड़ी हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना कहीं कहीं पर होगी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ है। और भी गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट देखें तो क्लाउडिंग रहेगी 23 को, और बूंदाबांदी कहीं हो सकती है। इस तरह की सिचुएशन में दिख रही है। आज 24 से फिर साफ हो जाएगा मौसम, तो आगे भी ऐसे जो 8 से 10 दिन का आगे, उसके बाद 5-7 दिन और जो दिखता है, तो उसमें भी दिख रहा है कि मौसम करीब साफ रहने वाला है। कोई सिस्टम जो है आता हुआ दिख नहीं रहा है। तो वहीं उत्तराखंड में ठंड की दस्तक के साथ राजधानी देहरादून के तापमान में भी गिरावट आनी शुरू हो गई है। तो वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन की ओर से देहरादून के चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है। इस पर डीएम सोनिका ने कहा कि देहरादून में ठंड के बढ़ने के साथ चौक चौराहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि अभी तक राजधानी देहरादून की 35 जगहों को अलाव जलाने के लिए चिन्हित किया गया है। साथ ही जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर भी व्यवस्था की जाएगी। हमारे यहाँ अलाव जलना शुरू हो गया है। कल शाम को जब मैं भी विजिट पे थी तो मैंने देखा तो सभी जगह पे अलाव जल रहे हैं। करीबन 35 लोकेशन नगर निगम ने अभी फाइनल कर रखी है और इसके अलावा जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ मेरे द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जलाया जाए। रैन बसेरों की भी जो व्यवस्था कहीं कोई कमी पेशी थी उसको हम पूरा कर रहे हैं। सफाई व्यवस्था, वहाँ बिस्तर की व्यवस्था और जो कंबल वगैरह है उनकी व्यवस्था पूरी कर ली।